सोचिए आप बाजार जाते हैं और जो राशन पिछले साल 100 रुपए का था वो आज 150 का हो गया है। लेकिन जब महीने के अंत में सरकार आपको महंगाई से लड़ने के लिए डीए देती है तो वो महज 60 रुपए के हिसाब से बढ़ता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऐसा कागजी फॉर्मूला है जो आपकी असली महंगाई को जैसे गायब ही कर देता है। हाँ, आज हम इसी जादूगरी को डिकोड करेंगे। बात होगी 8वें वेतन आयोग में 140% सैलरी रिवीजन की उस चौंकाने वाली मांग की, और डीए को 50% नहीं बल्कि सीधे 25% पर बेसिक पे में मर्ज करने के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की। और साथ ही फौजी परिवारों के लिए आए एक ऐसे बदलाव की जो बरसों का दर्द खत्म कर देगा। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जी, आज की ये जो चर्चा है ना, ये सिर्फ कुछ खोखले आंकड़ों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो सीधे तौर पर हमारे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों के किचन के बजट से जुड़ी है। सही कहा आपने, किचन के बजट से लेकर उनके रिटायरमेंट तक की सुरक्षा को तय करने वाली चर्चा है ये। हम उस लाल फीताशाही और उन बारीक फॉर्मूलों की बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो शुरुआत अगर आज की ज़मीनी हकीकत से करें तो भविष्य के पे कमीशन से भी पहले एक बड़ी आग तो भाई अभी लगी हुई है। अब जनवरी 2026 वाले डीए की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है जो डीए लागू होना था उसको लेकर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ। आमतौर पर मार्च के अंत तक ये डिक्लेयर हो जाता है। जी, और इसी सन्नाटे ने कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ाई हुई है। इस देरी के खिलाफ बाकायदा नेशनल काउंसिल जेसीएम ने, यानी जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, बिल्कुल, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवाद सुलझाने का आधिकारिक और सबसे बड़ा मंच है, उनकी तरफ से 13 अप्रैल 2026 को सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। शिवगोपाल मिश्रा जी ने साफ कर दिया है कि ये देरी भारी असंतोष पैदा कर रही है सिस्टम में। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, ये महज 2% के आसपास की संभावित बढ़ोतरी है। एक आम आदमी शायद सोचे कि भाई 2% के लिए इतनी बेचैनी क्यों? सही सवाल है। कोई भी सोचेगा कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है जिसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पर ये देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई कर्मचारी या रिटायर्ड बुजुर्ग एक फिक्स्ड इनकम पर होता है ना, तो उसकी पूरे महीने की साइकिल उसी पैसे पर टिकी होती है। बिल्कुल, वो 2% किसी अधिकारी की फाइल में बस एक छोटा सा नंबर हो सकता है, लेकिन एक पेंशनर के लिए वो उसकी दवाइयों का खर्च है भाई। वाकई, और अगर वो समय पर खाते में ना आए तो पूरा घरेलू गणित बिगड़ जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी से दखल की मांग इसलिए की गई है क्योंकि जब महंगाई के आंकड़े सामने हैं, सब कुछ सेक है। तो फिर इस फाइल को रोक कर रखने का क्या मतलब है? यही तो, ये लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी का वो चेहरा है जो सीधा सीधा आम आदमी को चोट पहुंचाता है। और जब ब्यूरोक्रेसी हावी होती है ना, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा अक्सर सबसे कमजोर वर्ग उठाता है। बिल्कुल सही कहा। इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण हमारे फौजी परिवारों के डिसेबल्ड बच्चों के मामलों में देखने को मिलता रहा है। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, फौजी परिवारों की अगर बात करें तो पीसीडीए ने, यानी जो प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, जो मुख्य संस्था है हमारी सेना के जवानों और उनके परिवारों की पेंशन को मंजूरी देने वाली, हाँ, उसी ने 4 फरवरी 2026 को अपना इस साल का पहला सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 684। ये एक ऐसा कदम है जिसे मैं कहूंगी कि इस सिस्टम में थोड़ी इंसानियत वापस लाने की कोशिश है। इंसानियत वापस लाने की कोशिश मतलब पुराने नियमों में ऐसी क्या खामी थी जिसने परिवारों को इतना परेशान कर रखा था? देखिए, खामी तकनीकी थी, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा था। दरअसल आरपीडीडी एक्ट 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, हाँ, ये वो कानून है जो डिसेबल्ड लोगों के अधिकार और उनके सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट तय करता है। बिल्कुल। अब होता क्या था कि किसी जवान या पेंशनर के गुजर जाने के बाद जब उनका परिवार अपने डिसेबल्ड बच्चे के लिए फैमिली पेंशन का क्लेम पीसीडीए के पास भेजता था, तो क्या होता था? तो वहां बैठे क्लर्क उस क्लेम पर ऑब्जर्वेशंस लगा देते थे या उसे सिरे से रिजेक्ट ही कर देते थे। रिजेक्ट कर देते थे? अरे, लेकिन अगर उनके पास एक्ट के तहत सरकारी सर्टिफिकेट है तो रिजेक्शन का आधार क्या होता था भाई? आधार होता था छोटे मोटे तकनीकी पेच,
जैसे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पीसीडीए के पुराने मैनुअल से मैच नहीं कर रहा है या कोई एक क्लॉज ऊपर नीचे हो गया है। ये तो हद है। अब आप जरा जमीनी हकीकत सोचिए। एक परिवार जिसने अभी अभी अपने घर के मुखिया को खोया है जी, जो पहले ही एक अपूर्णीय क्षति से गुजर रहा है, हाँ, और वो अपने डिसेबल्ड बच्चे की पेंशन शुरू करवाने के लिए दफ्तरों के धक्के खा रहा है। ये तो सीधे सीधे मानसिक प्रताड़ना थी। बिल्कुल, ये वाकई झकझोर देने वाला है। मतलब महज कागज के एक फॉर्मेट के लिए किसी की जीवन रेखा को रोक देना। तो इस सर्कुलर नंबर 684 ने इसे कैसे ठीक किया? इस सर्कुलर ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में निर्देश दे दिया है कि अगर डिसेबल्ड आश्रित बच्चे का सर्टिफिकेट तय फॉर्मेट में सक्षम मेडिकल अथॉरिटी से जारी किया गया है और साथ में इनकम लिमिट का सर्टिफिकेट सही तरीके से लगा है, तो क्लेम को किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जाएगा। क्या बात है! मतलब कोई बेवजह का रिजेक्शन नहीं होगा अब? बिल्कुल नहीं। ये उन फौजी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत है, जिन्हें सम्मान और सहूलियत मिलनी ही चाहिए। ये वाकई एक बहुत सकारात्मक कदम है। अब परिवारों को सुरक्षित करने वाले इस वर्तमान फैसले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी सरकारी मशीनरी के भविष्य की बात करते हैं, यानी 8वें वेतन आयोग की। जी, क्योंकि जेसीएम की तरफ से जो प्रपोजल रखे गए हैं ना, उन्होंने तहलका मचा दिया है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एक चीज ने मुझे बहुत चौंकाया। वो क्या? 140% सैलरी हाइक की मांग। रुकिए, 140%। अगर सरकार ये मान ले तो क्या सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगा? एक आम इकोनॉमिस्ट तो यही कहेगा कि ये मांग पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इसके पीछे का असली गेम क्या है? देखिए, अगर आप इसे सिर्फ 140% के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये वाकई खजाना खाली करने वाला लगेगा। बिल्कुल लगेगा। खासकर तब जब हम जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बढ़ोतरी महज 14.2% और अधिकतम 54% के आसपास ही थी। तो फिर 140% का आंकड़ा हवा में से तो नहीं आया होगा? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ठोस गणित है और एक रणनीति है। कैसा गणित? क्योंकि भाई 14% से सीधा 140%, ये कोई छोटा जंप तो है नहीं। इसे समझने के लिए हमें फिटमेंट फैक्टर पर आना होगा। जेसीएम ने 8वें पे कमीशन के लिए 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। इसे ऐसे समझिए, जनवरी 2026 तक हमारा डीए लगभग 60% तक पहुंचने की पूरी संभावना है। हाँ, ये तो ऐसा ही लग रहा है। तो जब आप इस 60% डीए को बेस पे में जोड़ते हैं तो आपका बेसिक फिटमेंट फैक्टर 1.6 बन जाता है। ठीक है, 1.6 तो बेस हो गया, जो वैसे भी मिलना ही है। हाँ, अब उस 1.6 के बेस से छलांग लगाकर आपको जेसीएम की मांग यानी 3.84 के आंकड़े तक पहुंचना है। अच्छा, तो 1.6 को 3.84 तक ले जाने के लिए आपको लगभग 140% की भारी बढ़ोतरी चाहिए होगी। कैलकुलेशन के हिसाब से यही वो फॉर्मूला है जो इस 140% को जन्म देता है। गणित तो समझ आ गया, लेकिन फिर भी क्या जेसीएम को वाकई लगता है कि सरकार 140% दे देगी? मुझे तो ये एक बहुत बड़ी नेगोशिएशन टैक्टिक लग रही है। बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से नेगोशिएशन की साइकोलॉजी है। इसे हम वो मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर के उदाहरण से समझ सकते हैं। अरे हाँ, वो मजेदार एनालॉजी। जी, मान लीजिए एक बच्चा है जिसे अपने माता पिता से एक मोटरसाइकिल चाहिए। उसे पता है कि अगर वो सीधा मोटरसाइकिल मांगेगा तो शायद माता पिता बजट का हवाला देकर उसे एक साइकिल पकड़ा देंगे। तो वो बच्चा सीधा सीधा हेलीकॉप्टर मांग लेता है। हाँ, वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे तो भाई हेलीकॉप्टर चाहिए। और माता पिता हैरान रह जाते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर तो असंभव है। बिल्कुल। फिर नेगोशिएशन शुरू होता है और अंत में वो बीच का रास्ता निकालकर उसे मोटरसाइकिल दिला ही देते हैं। यानी जेसीएम भी यही कर रहा है। वो जानते हैं कि सिस्टम से बेहतरीन परिणाम निकालने के लिए शुरुआती मांग का स्तर बहुत बहुत ऊंचा रखना पड़ता है। जी, और इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कर्मचारियों का मौजूदा असंतोष। आप एनपीएस और ओपीएस वाले मुद्दे की बात कर रही हैं? बिल्कुल। सरकार ने जो यूपीएस लागू किया है उससे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग खुश नहीं है। उस दर्द की भरपाई करने के लिए या सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये हेलीकॉप्टर वाली मांग बहुत जरूरी थी, ताकि अगर 140% न भी मिले तो नेगोशिएशन के बाद जो आंकड़ा सामने आए वो पिछले पे कमीशन के 14% से तो कहीं ज्यादा बड़ा और सम्मानजनक हो। वाकई ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है।
लेकिन भाई इस पूरे वेतन आयोग की इमारत जिस सबसे मजबूत पिलर पर खड़ी है वो है डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला। जी। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खेल यहीं पर हुआ है। हाँ। अगर हम सिर्फ पिछले 2 दशकों के आंकड़ों को देखें ना। हाँ, 2006 से 2016 के बीच की बात करें। बिल्कुल, यानी छठे से 7वें वेतन आयोग के उस 10 साल में डीए 125% तक पहुंचा था। लेकिन जरा 2016 से 2026 के इस मौजूदा दशक को देखिए, ये सिर्फ 60% पर ही सिमटता हुआ दिख रहा है। 125% से सीधे 60%। ये तो आधे से भी कम है। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में देश में महंगाई आधी हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि हकीकत में महंगाई कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो फिर ये आंकड़ा ये 60% पर क्यों रुक गया? असल समस्या बाजार की महंगाई में नहीं है। असल समस्या डीए को कैलकुलेट करने वाले उस फॉर्मूले में है जिसे 2016 के बाद बड़ी चतुराई से बदल दिया गया था। यही वो चीज है जो मुझे समझनी है। फॉर्मूले में ऐसा क्या बदल दिया गया कि महंगाई होने के बावजूद वो आंकड़ों में दिखनी बंद हो गई? ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसके पीछे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI का खेल है। अच्छा। सरकार ने इसके बेस ईयर और वस्तुओं के वेकेज यानी जो भार होता है ना, उसमें ऐसे बदलाव किए हैं जो असली महंगाई को छुपा देते हैं। मतलब कैसे छुपा देते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बाजार से रोज 100 रुपए किलो टमाटर और महंगी होती दाल खरीद रहे हैं। आपकी जेब कट रही है। हाँ, वो तो कट ही रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि देखिए, टीवी, फ्रिज और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम सस्ते हो गए, इसलिए आपकी रसोई की महंगाई बैलेंस हो गई है। रुकिए, लेकिन क्या एक आम कर्मचारी या पेंशनर रोज टीवी और फ्रिज खरीदता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका ज्यादातर पैसा तो राशन, दूध, सब्जी, दवा और ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है। यही तो AICPI फॉर्मूले का सबसे बड़ा झोल है। इस इंडेक्स में लगभग 463 वस्तुएं शामिल हैं। जब जरूरी और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूते हैं, तो वो बाकी गैर जरूरी चीजों के फ्लैट या गिरते दामों के साथ मिलकर इंडेक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कागज पर महंगाई कम दिखती है, जबकि असली बाजार में वो आग लगा रही होती है। वाकई ये तो सीधे सीधे आंकड़ों की बाजीगरी है। इसका मतलब कर्मचारी जो बाजार में भुगत रहा है वो इंडेक्स में कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। तो फिर JCM ने इसका क्या समाधान मांगा है? समाधान बहुत ही कड़क और क्रांतिकारी है। सबसे पहली मांग है एक अलग कंजम्पशन बास्केट बनाने की। कंजम्पशन बास्केट? जी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के खर्चे और एक सरकारी कर्मचारी या बुजुर्ग पेंशनर के खर्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल होता है। तो JCM ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष इंडेक्स बने जिसमें उनके वास्तविक खर्चों जैसे भोजन, बच्चों की उच्च शिक्षा, बढ़ती उम्र के साथ लगने वाली स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, इनको सही और ज्यादा वेटेज मिले। और ये जो कीमतें ली जाती हैं, क्या ये भी सरकारी दरों पर तय होती हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकारी रेट और मार्केट रेट में तो बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। ये आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। JCM के प्रस्ताव में साफ है कि सरकारी रेट्स और ओपन रिटेल मार्केट के रेट्स में कम से कम 25% तक का भारी अंतर होता है। 25%? ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए ये कड़क मांग की गई है कि महंगाई का आंकड़ा सरकारी दफ्तरों से नहीं बल्कि सीधे ओपन रिटेल मार्केट से उठाया जाए। जब आप बाजार भाव पर खरीद रहे हैं तो डीए का कैलकुलेशन सरकारी भाव पर क्यों हो? बिल्कुल सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत अहम मांग है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आप पॉइंट टू पॉइंट डीए की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट डीए। कई बार देखा गया है कि डेसिमल या दशमलव के बाद के आंकड़ों को सिस्टम बस यूं ही राउंड ऑफ कर देता है। जी। जैसे अगर डीए 55.95% बन रहा है तो उसे 55% ही मान लिया जाता है। वो 0.95% सुनने में बहुत छोटा लगता है। कोई सोचेगा कि 1% से भी कम है, क्या फर्क पड़ता है? यही तो ट्रैप है। वो 0.95% हर महीने आपकी बेसिक पे का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर आप इसे 1 महीने में देखें तो शायद ये कुछ 100 रुपए लगे, लेकिन अगर आप इसे 10 या 20 साल की सर्विस या उसके बाद मिलने वाली पूरी पेंशन पर कंपाउंड करें ना, तो ये लाखों रुपए का नुकसान है। वाकई। JCM ने मांग की है कि इस दशमलव को यूं ही खत्म करने के बजाय इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, अगले स्लैब में जोड़ा जाए,
कर्मचारी के हक का एक एक पैसा गिना जाना चाहिए भाई। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। और इन सब के बीच एक वो प्रपोजल है जो मुझे सबसे ज्यादा गेम चेंजर लगा। वो कौन सा? डीए और डीआर का बेसिक पे में मर्जर। अभी तक हम सुनते थे कि 50% होने पर मर्जर होता है। हाँ, लेकिन जेसीएम कह रहा है कि जैसे ही डीए 25% को छुए उसे सीधे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। ये 25% वाली बात ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि 50% तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं और जब तक वो 50% का आंकड़ा छूता है तब तक बाजार की महंगाई उस भत्ते की पूरी वैल्यू को, उसकी परचेजिंग पावर को पूरी तरह से खा चुकी होती है। अच्छा, तो 25% पर मर्जर का सीधा सा मतलब है कि हर कुछ सालों में कर्मचारियों की बेसिक पे में तेजी से उछाल आएगा? बिल्कुल। जब बेसिक पे जल्दी बढ़ेगी तो उस पर कैलकुलेट होने वाले एचआरए और बाकी भत्ते भी समय रहते बढ़ेंगे। मतलब कर्मचारी महंगाई के पीछे भागने के बजाय उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। जी, और साथ ही 12 महीने के औसत की जगह 6 महीने के औसत पर कैलकुलेशन की मांग। हाँ, क्योंकि जब अलाउंस हर 6 महीने में दिया जाता है तो फिर 1 साल पुरानी महंगाई का बेस क्यों लिया जाए? ताज़ा महंगाई, ताज़ा कैलकुलेशन। वाकई ये सारी बातें जब हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो समझ आता है कि लड़ाई सिर्फ कुछ प्रतिशत सैलरी बढ़ाने की नहीं है। जी नहीं, ये लड़ाई उस पूरे सिस्टम और फॉर्मूले को ठीक करने की है जो अंदर से खोखला हो चुका है। और यहीं पर आज की चर्चा का सबसे गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, मान लीजिए सरकार उस 140% की हेलीकॉप्टर वाली बढ़ोतरी को पूरी तरह ना माने। वो कह दे कि भाई खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा। लेकिन अगर वो केवल डीए कैलकुलेशन के इस नए फॉर्मूले को स्वीकार कर लें, यानी ओपन रिटेल मार्केट से रेट्स लेना, अलग कंजम्पशन बास्केट बनाना और 25% पर बेसिक में मर्जर करना, तो क्या ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉन्ग टर्म वेल्थ को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? बिल्कुल बदल देगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर सबको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि असली वित्तीय सुरक्षा किसी एक बार की एक मुश्त छलांग में नहीं होती। सही कहा, असली सुरक्षा एक ऐसे पारदर्शी, वैज्ञानिक और ईमानदार फॉर्मूले में होती है जो हर साल, हर महीने आपकी परचेजिंग पावर को बचाकर रखे। शायद 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत उस 140% के आंकड़े में नहीं, बल्कि इस फॉर्मूला को बदलने में ही छिपी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।